या एक सैनिक का कार्ड कप्तान को बता रहा है कि पास में जर्मन सैनिक हैं। आपने इसे पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्हें 200 बंदर चाहिए। कप्तान ने जल्दी से सूची मिटाने और तुरंत वहां से हटने का आदेश दिया। जर्मनों ने सीमा रक्षकों को न पाकर गांवों पर 3 प्रकाश नीति लागू करने का फैसला किया। जल्द ही जर्मनों ने एक महिला को पकड़ लिया। सैनिकों ने यहूदी महिला को कोने में धकेला और उसके कपड़े उतारने लगे। महिला ने अचानक जर्मनों को धक्का देकर घर के पीछे भाग गई। जर्मन अपनी बंदूकें लेकर उसका पीछा करने लगे। अचानक एक तीर ने उसका दिल छेद दिया, जबकि कब्र में साथी एक लंबे पादरी को लूट रहे थे। उसने पादरी के हाथ से बक्सा छीन लिया। पादरी बैल जैसा मजबूत निकला। उसने आसानी से जर्मन कमांडर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जर्मन कमांडर शर्मिंदा होकर हंसा। जैसे ही पादरी ढीला हुआ, उसने सीटी बजाकर मदद मांगी। फिर पादरी को बाहर घसीटकर बुरी तरह पीटा गया। वह मजबूत था, पर जर्मनों की भीड़ से नहीं लड़ सका। उसे 2 घंटे तक पीटा गया। जर्मन कमांडर ने घमंड से खड़े होकर पादरी पर थूका। गांव के सबसे मजबूत व्यक्ति को हराकर जर्मनों ने सब कुछ लूट लिया और चले गए। सोवियत सैनिकों के पहुंचने तक गांव खाली था। सिर्फ पिटा हुआ पादरी मिला। पादरी ने बताया कि जर्मनों ने सबको मारकर कुएं में फेंक दिया है। कप्तान ने कुआं खोला, बदबू आई और भीतर का दृश्य भयानक था। कप्तान ने कुआं बंद किया और सैनिकों को गांव में खाना खोजने का आदेश दिया, पर जर्मन पहले ही सब ले गए थे। सैनिकों को कुछ नहीं मिला। एक नए सैनिक ने गलती से जर्मन जाल छेड़ दिया। 3 सोवियत सैनिक मारे गए। कप्तान ने दुखी होकर सबको दफनाया, बदला लेने की कसम खाई और पीछे हटने का आदेश दिया। एक घाटी से गुजरते वक्त सेना का कुत्ता अचानक कुछ लेकर आया। कप्तान ने देखा वो जर्मन सैनिक की टोपी थी। उसने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया और एक के साथ जांच करने गया। जल्द ही एक जर्मन सैनिक मिला जो बाहर आया था। कप्तान ने पीछे से उसे पकड़ा, खींचकर बेहोश किया और अपने ठिकाने पर लाया। पूछताछ में जर्मन ने सब बताया और उनकी ताकत का खुलासा किया। जब सोवियत उसे मारने वाले थे, वो भागने लगा, पर मार दिया गया। फिर कप्तान ने रात में जर्मनों पर हमले की योजना बनाई। रात में जर्मन पी रहे थे। सोवियतों ने पहरेदारों को हराकर घेरा तोड़ा। अगले दिन जर्मनों ने बड़ी सेना भेजी। पादरी ने 2 सैनिकों के साथ जर्मनों को रोकने का फैसला किया। जल्द ही जर्मन आ गए। पादरी खड़ा हुआ, पर गोली से गिर गया। एक जर्मन ने पादरी को मारा और उसकी गर्दन मरोड़ने लगा। संकट में पादरी ने गोली चलाने का इशारा किया। सब जर्मन मारे गए। पादरी ने सेना को बचाया, पर स्टेशन भरा था। कप्तान ने नागरिकों की रक्षा का फैसला किया। सब ट्रेन में चढ़े। पुल बचाने के लिए कप्तान ने सैनिकों को जर्मनों से लड़ने भेजा। जल्द ही पुल के नीचे दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। कई सैनिक पहली बार युद्ध क्षेत्र में थे, पर अपने देश की रक्षा के लिए वे बहादुरी से जर्मनों से लड़े। अंत में सोवियत सेना ने जर्मनों को रोका और सभी नागरिकों को ट्रेन में चढ़ा दिया। एक धमाके के साथ नागरिक बच गए, पर सोवियत सेना पीछे हटने का मौका खोकर जंगल में भागी। जर्मन पीछा करते रहे। साथियों को बचाने के लिए उपकप्तान पीछे रहा। मशीन गन तैयार कर चट्टानों के पीछे छिप गया। जर्मनों के आने पर उसने अचानक हमला किया। मशीन गन से गोलियां बरसाईं। जर्मन चौंक गए और भारी नुकसान हुआ, पर जर्मन जल्द संभले और पलटवार किया। कुछ ही देर में सोवियत सैनिकों को मार गिराया। उपकप्तान ने मृत होने का नाटक किया। जर्मनों के आने पर ग्रेनेड खींचकर उनके साथ मर गया। बचे सोवियत सैनिक एक खाली कारखाने में छिपे 150 सैन्य कुत्तों के साथ अंतिम लड़ाई की तैयारी की। जल्द ही जर्मन रात के अंधेरे में चुपचाप कारखाने में घुस गए। जर्मनों के आते ही कप्तान ने आदेश दिया। 150 कुत्ते जर्मन सैनिकों पर टूट पड़े और उन्हें काटने लगे। सोवियत सैनिक छिपकर गोलियां चलाते रहे। जर्मन अस्त व्यस्त हो गए। लड़ाई सुबह तक चली। अंत में जर्मन संख्या बल से जीत गए। जब सोवियत छापामार पहुंचे, कारखाना तबाह था और सभी 150 सैन्य कुत्ते मारे जा चुके थे। पूरी सीमा टुकड़ी में केवल आंद्रेई और कप्तान ही जीवित बचे। कोरिया युद्ध से लौटती एक चीनी स्वयंसेवक टुकड़ी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। 3 दिन बाद वह टुकड़ी अचानक सोवियत सेना के पीछे प्रकट हुई। सोवियत सेना युद्ध में मारी गई, जबकि जर्मन सेना को मार दिया गया। सोवियत सेना सुनसान गोबी रेगिस्तान में मारी गई। वे एक गुप्त मिशन पर थे। उसी समय इस दल के शीर्ष जनरल फेंक को तुरंत बीजिंग बुलाया गया। केंद्र ने तुम्हें परमाणु बम बनाने के लिए वापस बुलाया है। मैं नहीं करूंगा। क्या मैं करूंगा? अमेरिका के बुजुर्ग भी करेंगे, सोवियत बड़े भाई भी करेंगे, लेकिन वे इसे व्यर्थ में आपको नहीं देंगे। आप अभी बॉस को रिपोर्ट करें
आपको 7 दिनों के भीतर यहाँ होना चाहिए। ठीक इसी तरह जनरल फेंगशी को आदेश दिया गया था कि वे इस कुलीन इकाई को उत्तर पश्चिम में घुसने और एक उपयुक्त प्रायोगिक आधार खोजने के लिए ले जाएं। शरद ऋतु 1918 जनरल फेंगशी ने अपने अधीनस्थों को दुनहुआंग मोगाओकू में ले जाया। अगले दिन सोवियत संघ ने भी जनरल फेंगशी के चुनाव में सहायता के लिए विशेषज्ञों को भेजा। सोवियत विशेषज्ञ ने एक हेलीकॉप्टर लिया और नीचे देखा। अंत में परमाणु विस्फोट का केंद्र दुनहुआंग में गोभी रेगिस्तान पर स्थापित किया गया था। चीन और सोवियत संघ के सैनिकों ने कत्यूशा गाया। गीत में नृत्य का जश्न मनाने लगा, लेकिन जनरल फेंगशी उदासी से भरे हुए थे। अकेले एक पसीना सिगरेट पीना। पार्टी खत्म होने के बाद जनरल फेंगशी ने सोवियत विशेषज्ञ को पाया। पिछली सभी योजनाओं को पलट दिया। कारण यह दिया गया है कि दुनहुआंग में बहुत सारे ऐतिहासिक अवशेष हैं और यह आवासीय रहने वाले क्वार्टरों के बहुत करीब है। लेकिन सोवियत विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब एक बहाना है। क्या आप कठिनाइयों से डरते हैं? चीनी लोग कठिनाइयों से डरते नहीं हैं। परमाणु बम विकसित करने में चीन के सामने जो मुश्किलें हैं वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वो हमें रोक नहीं पाएंगे। तब जनरल फेंगशी ने प्रस्ताव दिया कि एक और कारण था कि डुहुआंग एक आदर्श शूटिंग रेंज नहीं थी, बहुत छोटा। सोवियत विशेषज्ञ यह सुनकर चौंक गए। उनका मानना था कि चीन को 10 मिलियन टन की मशीन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ के पास हाइड्रोजन बम था जो चीन की रक्षा करेगा। यह सुनते ही जनरल फेंगशी का चेहरा अचानक बदल गया। पिता की माँ है, इसे स्वयं लेना बेहतर है। इसलिए जनरल फेंगशी ने रातों रात प्रमुख को सूचना दी और प्रयोग के लिए एक नई साइट चुनने के लिए कहा, जिसे मैं अपने लिए चुनता हूँ। शॉक्सी लोप नूर में इसकी तलाश है। अंत में सेना प्रमुख जनरल फेंगशी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए और एक बड़ी सेना के साथ लोप नूर की ओर बढ़ गए। यहाँ का वातावरण बहुत कठोर था और सैनिक हवा और रेत के सामने पश्चिम की ओर जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जल्द ही जो पानी वे लाए थे वह पी लिया गया था और पानी खोजने के लिए भेजी गई पहली टुकड़ी का संपर्क टूट गया था। जनरल फेंगशी व्यक्तिगत रूप से ही जल स्रोत की खोज के लिए एक दल का नेतृत्व कर सकते थे, लेकिन जब पानी नहीं मिला तो उन्हें मुक्ति का एक फटा हुआ जूता मिला। पानी की तलाश में पहली टुकड़ी पीली रेत से भर गई थी और शव भी नहीं मिला था। जनरल फेंगशी ने दृढ़ता से जूतों को देखा, फिर सैनिकों को पश्चिम बढ़ने का आदेश दिया। एक पहाड़ी पार करने के बाद उन्हें अविश्वसनीय दृश्य दिखा। क्या वह पानी है? क्या वह पानी है? पानी, पानी, पानी। पानी मिलने पर सैनिकों ने साथियों के जूते दफनाए और दुख में हवा में गोली चलाई। फिर जनरल फेंक ने केंद्रीय सैन्य आयोग को तार भेजने का आदेश दिया। 4 पीले सागर, झेजियांग और जियांग, तियानशान समतल, कुनलुन ढके, उत्तर दक्षिण 10 लाख मील। जिंगलोंग से पूछें कब खुशबू आएगी। दुश्मन से बचाने के लिए जनरल फेंक ने तार को कविता में कूटबद्ध किया। तार मिलते ही उच्चाधिकारियों ने वैज्ञानिकों का चयन शुरू किया। MIT स्नातक लू गुआंगदा को सेना ने तुरंत चुन लिया। जब सब ठीक चल रहा था, सोवियत संघ ने अचानक समझौता तोड़ दिया। फिल्म के विस्फोट दृश्य इतने यथार्थ थे कि 8 विदेशी उपग्रह हिल गए। अमेरिका को लगा परमाणु परीक्षण फिर शुरू हुआ। फिल्म पूर्वजों के परमाणु बम निर्माण के कठिन प्रयास दिखाती है। 1928 तक अमेरिका ने परमाणु धमकियां दी, यहां तक कि शहरों पर हमले की बात कही। नया चीन चुनौतियों का सामना कर रहा था, पर क्या हम चीनी दूसरों से दबेंगे? चीन ने लोप नूर में परमाणु केंद्र बनाया और सोवियत मदद से बम बनाना शुरू किया। जून 1939 में सोवियत संघ ने अचानक समझौता तोड़ा। विशेषज्ञ और उपकरण वापस ले गए। वैज्ञानिकों ने जलते नक्शे बचाए और जोड़ने की कोशिश की। सोवियत विशेषज्ञ ने वोदका पीते हुए चीनी वैज्ञानिकों से विदा ली। चिंता मत करो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मुझे यह पसंद है। सोवियत विशेषज्ञ ने कहा, इसे समझने में कंप्यूटर को भी 2 साल लगेंगे, बेकार है। इस बात ने चीनी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। जब प्रोजेक्ट रुका, केंद्र ने खुद बम बनाने का फैसला किया। आज की दुनिया में हमें यह चीज चाहिए ताकि कोई हमें कमजोर ना समझे। हम किसी भी तरह से इसे बनाकर रहेंगे। केंद्र ने प्रोजेक्ट को 556 कोड दिया, जो सोवियतों के जाने का साल था। केंद्र के समर्थन से जनरल फेंक ने गोभी में सैनिकों को इकट्ठा किया और बताया कि यह गोपनीय मिशन है। यह एपिसोड समाप्त। केवल अपने हाथों से हम चीन का परमाणु बम बना सकते हैं। फिर सैनिकों ने जोश से अड्डा बनाना शुरू किया, रेत में चिल्लाते हुए।
ये नारे चीनियों का साहस दिखाते हैं, पर मेहनत से बम नहीं बनेगा। सिद्धांत भी जरूरी है, पर बम डिजाइन और तेल निकालना बड़ी चुनौती है। ये सारा दबाव लू गुआंगडा पर आ गया। चीन के लिए परमाणु बम बनाना कितना मुश्किल है। लू ने बोर्ड पर सूत्र लिखा और सभी शोधकर्ताओं को समझाया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, अबेकस से भी करना होगा। बिना कंप्यूटर के सैकड़ों वैज्ञानिक अबेकस से गणना कर रहे थे। इस पुराने तरीके में बहुत समय और मेहनत लगती है। वैज्ञानिक पसीने से तर, सैनिक पूछते, कमांडर, ये क्या कर रहे हैं? 3 दिन रात गणना के बाद भी नतीजे सही नहीं आए। लू ने देखा, सवाल पूछा, फिर दफ्तर लौटकर जांच शुरू की। रात गए उसने मेज पीटकर कहा, वे गलत हैं। सही आदमी आया जानकर उच्च स्वागत की तैयारी की गई। अगली सुबह सभी अधिकारियों और जवानों ने शपथ ली। शपथ के बाद शूटिंग रेंज का निर्माण शुरू हुआ, पर उस दिन लू को निरीक्षण में एक गंभीर समस्या मिली। लू गुआंगडा ने सीमेंट पकड़ा, मुंह में रखा और चखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। सेनवई के गोले को खारे पानी से क्यों हिलाएं? ये कब शुरू हुआ? क्या लू गुआंगडा के अधीनस्थ भी उसके प्रशंसक हैं? क्या लू गुआंगडा के अधीनस्थ भी उसके प्रशंसक हैं? क्या लू गुआंगडा के अधीनस्थ भी उसके प्रशंसक हैं? क्या लू गुआंगडा के अधीनस्थ भी उसके प्रशंसक हैं? क्या लू गुआंगडा के अधीनस्थ भी उसके प्रशंसक हैं? लू ने सैनिकों को रोका। जनरल फेंक ने तुरंत समझाया। लू ने मानकों पर जोर दिया, जो जनरल फेंक के लिए दुखद था। ताजे पानी के लिए आधे ट्रक बदलने होंगे, दूर से पानी लाने के लिए। लू ने इमारतें गिराने का आदेश दिया। फेंक को समझौता करना पड़ा। फेंक ने सैनिकों को 24 घंटे दूर से पानी लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पानी की समस्या हल की। लू ने रेजिमेंट बदलने की मांग की। लू ने गलत निर्माण वाली रेजिमेंट बदलने पर जोर दिया। जब दोनों में तनाव था, अचानक हवा से दरवाजा खुल गया। लू सैनिकों की निष्ठा से प्रभावित हुआ और बैनर उठाया। सैनिक समझ गए और तुरंत बातें करने लगे।